यहाँ पे अब हम इस स्लाइड में गैस्ट्रिक ग्लैंड को थोड़ा सा और डिटेल में देख रहे हैं। तो पिछले बार में हमने क्या देखा था, इस तरह से हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, इस तरह से हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने अभी अपनी पिछली स्लाइड में देखा था, इस तरह से प्रेजेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पोर्शन को इनलार्ज करके देख रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड को हमने इसमें से इस डायग्राम में हमने पिट हटा दिया है, इस एक पर्टिकुलर ग्लैंड को हम इनलार्ज करके देख रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चों ये जो सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 पर्टिकुलर टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। 3 टाइप की, 3 सेल्स नहीं होती, बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन वो 3 टाइप की होती हैं। एक मेन एक सेल हो गई आपकी, इसको हम बोलते हैं चीफ सेल या फिर इट इज चीफ, चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल या फिर जाइमोजेन, राइट। एक ही तरह के सेल के 3 नाम हैं, चीफ सेल, पेप्टिक सेल या फिर जाइमोजेन, ठीक है। अब ये सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं बच्चों, ये 2 एंजाइम सीक्रेट करते हैं, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, आपके ऐसे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की सेल्स हो गई। अब दूसरी सेल्स जो होती हैं बच्चों, उनको हम नाम देते हैं ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल्स, ठीक है, ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल्स। अब ये जो ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स होते हैं ये 2 चीज का सिक्रीशन करते हैं। पहला तो हो गया आपका HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके स्टमक में रहता है। आपने कहीं भी पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो जो कहाँ से सिक्रीट होता है, इन सेल्स से, ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल्स से, ठीक है। और दूसरा इनसे क्या सिक्रीट होता है, दूसरा होता है कासिल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। क्या हो गया, कासिल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। तब ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल से 2 जो सिक्रीशन हुए वो होगा HCl और कासिल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। अब बच्चों तीसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनको हम नाम देते हैं एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स, एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स, ठीक है। अब ये एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स क्या करती हैं, ये सिक्रीट करेंगी हॉर्मोन्स, ठीक है। क्या सिक्रीट करेंगी, हॉर्मोन्स। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स। बच्चों ये जो एंटेरो वर्ड होता है ना, एंटेरॉन, एंटेरॉन जो वर्ड होता है वो हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल या फिर उसी को गट भी कहते हैं ना, तो जो एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट होती है उसी को एक दूसरा नाम उसके लिए क्या, हम उसको एंटेरॉन जो होता है वो भी हम उसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और एंडोक्रीन, कोई भी एंडोक्रीन आपने ग्लैंड्स में पढ़ा होगा, ठीक है। ग्लैंड्स कैसी होती है, तो एक्सोक्रीन टाइप की होती हैं, तो एंडोक्रीन टाइप की होती हैं। तो जो एंडोक्रीन है वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो नाम से समझ में आ गया कि एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स कैसी होंगी, हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स होंगी, ठीक है। अब बच्चों आप ये समझिए कि आपकी ये दोनों जो एंजाइम्स थे, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन, मैंने बताया ना कि ये कैसे होते हैं, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और इसका डिटेल डिस्कशन हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में करेंगे कि एग्जैक्टली क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। डिटेल डिस्कशन हम वहाँ करेंगे। यहाँ एक समझने की बात है कि इस प्रोरेनिन में प्रो लगा है और पेप्सिनोजेन में ओजन लगा है। तो बच्चों किसी भी अगर एंजाइम्स में आप पहले प्रो देखें या लास्ट में ओजन देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एंजाइम अभी अपने इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए एक्टिव फॉर्म में आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें पता है कि ये जो हमारी प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन है वो कैसी हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। और जो जाइमोजेन वर्ड होता है ना बच्चों, ये जाइमोजेन वर्ड भी इस चीज को प्रेजेंट करता है, जाइमोजेन प्रेजेंट्स इनएक्टिव एंजाइम्स,
ठीक है। तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द क्वेश्चन, एक बारी एएमयू में जब इनीट नहीं होते थे, सारे एग्जाम्स अलग अलग होते थे, तब ये था कि इनमें से कौन सी एंजाइम जाइमोजन है, जाइमोजन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है। तो कुछ इसी तरह से क्वेश्चन था कि अब आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जाइमोजन का वर्ड का मतलब भी होता है इनएक्टिव एंजाइम्स, और प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन आर इनएक्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अब ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स में हमने क्या बोला, HCl एंड कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। HCl तो बच्चों क्या करता है, HCl हमारे स्टमक को एक लो pH पे मेंटेन करता है। ऑब्वियस सी बात है, एसिड है, आपने पढ़ा होगा, एसिड होता है तो क्या होता है, pH कम रहता है। तो हमारे स्टमक का pH कितना होता है, अराउंड 1 to 3 होता है, ठीक है। pH ऑफ स्टमक जो होता है वो कितना होता है, अराउंड 1 to 3 होता है, ठीक है। अब इस कम pH का में फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो इतने लो pH पे सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि HCl इन एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करता है। तो HCl का डिटेल डिस्कशन वो भी हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो आ गया कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर होता है बच्चों, ये विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। What does this Cassell's intrinsic factor do? It helps in the absorption of vitamin B12, या फिर इसी विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है, साइनोकोबालामीन, ठीक है। क्या, साइनोकोबालामीन, ठीक है। अब बच्चों विटामिन B12 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोपोइसिस के लिए, ठीक है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोपोइसिस के लिए। अब ये एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, एरिथ्रोपोइसिस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर हमें ब्लड सेल्स चाहिए, ब्लड सेल्स बनवानी है, तो उसके लिए हमारे पास विटामिन B12 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर विटामिन B12 हमारी बॉडी में नहीं है, उसकी हमारी डेफिशिएंसी हो रही है, तो ब्लड सेल्स नहीं बन पाएंगी, एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो पाएगा प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो फिर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों में, अनीमिया। अनीमिया क्या होता है, यही तो होता है कि जब ब्लड सेल्स के आरबीसीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसी कंडीशन को हम अनीमिया बोलते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, पर्नीशियस अनीमिया, ठीक है। अगर अनीमिया जो है वो B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो हम उसमें एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, दैट इज पर्नीशियस, ठीक है, दैट इज पर्नीशियस। पर्नीशियस अनीमिया। अनीमिया सिंपल है, ठीक है। कोई भी अगर हमारी बॉडी में जब आरबीसीज की, ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, तो हम उसको अनीमिया टर्म देते हैं उस कंडीशन को, ठीक है। और जब वही कमी अगर B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, तो हम उसमें पर्नीशियस और वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है। अब बच्चों B12 की कमी तो मतलब कैसे भी हो सकती है, लाइक अगर हमारी डाइट में ही B12 नहीं है, ठीक है, डाइट में हम B12 ले ही नहीं रहे हैं, तो नो मैटर कि हमारी बॉडी में कितना भी कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बन जाए, बट जब उसके पास B12 है ही नहीं, हमारी बॉडी में डाइट में B12 है ही नहीं, तो क्या अब्जॉर्ब कराएगा, मतलब फिर क्या हो जाएगा, तब भी पर्नीशियस अनीमिया हो जाएगा अगर डाइट में B12 की कमी है। या फिर बच्चों दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप डाइट में कितना भी B12 ले लो, लेकिन अगर बॉडी में ही कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा है, तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अगर अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, यूटिलाइज नहीं करेगी तो ब्लड सेल फॉर्मेशन नहीं होगा और हमें पर्नीशियस अनीमिया हो जाएगा। तो दोनों वजह से हो सकता है, डाइट में B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर हमारी बॉडी में कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर ही कम बने, ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए। तीसरा हमने क्या बोला, एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स जो कि बना रहे थे हॉर्मोन्स, ठीक है। अब हमारे स्टमक में कई तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें से मेन हार्मोन होता है हमारा गैस्ट्रिन, ठीक है। कौन सा मेन हार्मोन होता है, गैस स्टमक में रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिन में रिलीज हो रहा है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रिन का, ठीक है। गैस्ट्रिन बच्चों क्या करता है, गैस्ट्रिन स्टमक की मोटिलिटी को बढ़ाता है,
प्लस उसमें से एंजाइम सिक्रीट कराता है, गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन कराता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? ये सारे सेल्स जितना भी अपना प्रोडक्शन करेंगे, ऑक्जेंटिक सेल्स ये HCl का सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बना करके डालेगा। ठीक है, ये चीफ पेप्टिक सेल्स अपने एंजाइम्स प्रोड्यूस करके यहाँ पे डालेंगे, ये हार्मोन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे इन सारे सेल्स का जो भी अक्यूमुलेटेड सिक्रीशन होगा उसी को हम क्या नाम देंगे? गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई गैस्ट्रम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कराने का जो सिग्नल होता है वो कहाँ से मिलता है? इस गैस्ट्रिन हार्मोन के थ्रू मिलता है। ठीक है, जब भी क्या होता है बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बस फूड की स्मेल लेते हैं या फिर फूड हमारे स्टमक में जाने भी नहीं पाता है पूरी तरह से, लेकिन एंजाइम्स गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे स्टार्ट हो जाता है? इसी गैस्ट्रिन की वजह से ही हो जाता है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है वो ऐसा रिफ्लेक्स देता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है, और फिर गैस्ट्रिन क्या कराएगा? स्टमक की मोटिलिटी बढ़ाएगा और प्लस उसमें से गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाएगा। आई गेस दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड इज एक्सट्रीमली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तक हमने क्या किया? अपना हमने फारिंक्स का डिस्कशन कर लिया, हमने इसोफेगस का डिस्कशन कर लिया, हमने स्टमक के पार्ट्स देख लिए, हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड देख ली। अब नेक्स्ट पोर्शन हम किस पे आ जाएंगे? अपने इंटेस्टाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव दिस लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों इसमें जो पिंक पोर्शन है यहाँ तक तो देखिए आपका स्टमक हो जाता है। ठीक है, अब स्टमक के बाद से जो पूरा पिंक पोर्शन आ रहा है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक जो इनिशियल पार्ट है, ये पार्ट जो कि सी शेप में प्रेजेंट है, इसका नाम क्या होता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ठीक है, और जो बीच में है यहाँ पूरा जो पिंक पोर्शन है इसमें भी 2 पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। जो इनिशियल पार्ट होगा, जो पहले वाला पार्ट है, उसको हम जेजनम बोलते हैं और फिर बाद वाले पार्ट को हम इलियम बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए। एक सबसे पहला पार्ट जो कि सी शेप में है और स्टमक से स्टार्ट हो रहा है, स्टमक से वो कनेक्ट कर रहा है, वो वाला पार्ट क्या हो गया बच्चों? ड्यूडेनम का हो गया। फिर यहाँ पे मेन हमारे 2 पार्ट्स और हैं, जेजनम और इलियम। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, वो लेंथ में स्मॉल नहीं होती है, वो लेंथ में तो 3 मीटर्स की होती है, लेकिन जो उसका डायमीटर होता है वो सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो इसके डायमीटर के बेसिस पे हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लेंथ तो 3 मीटर है लेकिन डायमीटर कितना है? सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। बच्चों देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, मैक्सिमम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन अगर हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पूछा जाए कि कहाँ होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसमें भी जेजनम और इलियम वाले पार्ट में। क्यों मैक्सिमम डाइजेशन होता है? क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे जूसेस प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टिनल जूस आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है, उसमें फिर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, इसलिए डाइजेशन होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया जो होता है अब्जॉर्ब करने के लिए वो भी कहाँ होता है? इस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमें इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे आपने पढ़ा ही था कि यहाँ पे बच्चों एक और चीज़ क्या होता है कि जो पाइलोरस जो होता है जब वो ड्यूडेनम में ओपन होता है तो उसकी ओपनिंग भी एक इंस्फिंक्टर से रेगुलेटेड होती है। ठीक है, इंस्फिंक्टर मतलब यहाँ इस पॉइंट पे मसल्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो कंट्रैक्ट करके इस ल्यूमेन को, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ल्यूमेन है इसको क्लोज कर दें। ठीक है, तो यहाँ वाला जो इंस्फिंक्टर था उसको हम क्या बोल देते हैं? पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। ठीक है, दिस इज पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। ठीक है, अब ये आया जेजनम, यहाँ आया इलियम। ठीक है, अब ये इलियम जो पार्ट है ये किस में खुल रहा है बच्चा? लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रहा है। ठीक है, किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा सीकम। ठीक है, दिस इज सीकम। सीकम के बारे में बच्चों एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है कि सीकम इज अ ब्लाइंड सैक विच होस्ट सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
सीकम कैसा है, एक ब्लाइंड सैक की तरह है। क्यों हम इसको ब्लाइंड सैक का क्या नाम दे रहे हैं कि अंधे बोरे की तरह है ये, ठीक है। तो ब्लाइंड सैक इसको हम इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि आप बाकी अगर इंटेस्टाइन बाकी पार्ट में देखें तो पूरा एक प्रॉपर पैसेज है, एक पूरा ल्यूमेन है जहाँ से चीज़ फूड आ सकता है, जा सकता है टाइप का, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सीकम को ध्यान दें तो सीकम में क्या है कि यहाँ से आएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक ये इस तरह से पूरा एक सैक लाइक पोर्शन प्रेजेंट है, ठीक है, सैक लाइक पोर्शन प्रेजेंट है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक का नाम देते हैं। और इस ब्लाइंड सैक में क्या होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो सिम्बायोटिक जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कुछ ऐसी चीज, ऐसा म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशन, ठीक है, जिसमें दोनों का बेनिफिट हो, ठीक है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में रहते हैं, हम पर फीड कर रहे हैं, हम पर ग्रो कर रहे हैं, इसलिए उनका फायदा हो गया, ठीक है। और वो वहाँ पे प्रेजेंट रह करके हमारे लिए विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, इसमें हमारा फायदा हो गया। तो ये क्या हो गया, एक सिम्बायोटिक रिलेशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है कि सीकम में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे लिए विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन ब्राउन कलर में बनाई है, फर्स्ट पार्ट तो इसका क्या हो गया, सीकम। दूसरा पार्ट इसका क्या हो जाता है बच्चों, कोलन, ठीक है। अब ये जो पोर्शन आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन, यहाँ तक का पूरा पोर्शन क्या होता है, कोलन होता है, ठीक है। अब कोलन भी क्या होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग में डिवाइडेड होता है, ठीक है। जिस पोर्शन में फूड चढ़ रहा है, ठीक है, तो उस पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, असेंडिंग कोलन, ठीक है। ये कैसा हो जाता है, असेंडिंग कोलन, ठीक है। जहाँ पे ट्रांसवर्सली ट्रैवल करे, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे सीधा सीधा, तो उसको हम वो उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलन। दिस इज ट्रांसवर्स कोलन। और एंड में जिस पोर्शन से फूड नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंड कर रहा है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। दिस इज डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। अब बच्चों कई जगह तो आप 3 पार्ट पढ़ेंगे कोलन का, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, बट कहीं कहीं पे आप नाम सुन सकते हैं सिग्मोइड कोलन, ठीक है। तो सिग्मोइड कोलन अलग से कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो इस कोलन का शेप क्या आ रहा है, थोड़ा सा इस एस जैसा शेप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कोलन है, ये यहाँ पे, ये तो मेरा हैंड ड्रॉन डायग्राम है, लेकिन इन एक्चुअल क्या होता है कि ये थोड़ा सा एस शेप में हो जाता है, यहाँ पे कोलन की अरेंजमेंट थोड़ा सा एस शेप में हो जाती है। तो उसी पोर्शन को, कोलन के उस पोर्शन का जिसका अरेंजमेंट थोड़ा सा एस शेप में हो जाता है, उसको हम नाम दे देते हैं सिग्मोइड कोलन का, ठीक है। सो दिस इज सिग्मोइड कोलन। ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी रेलिवेंट, बट आपको कभी बस कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये सिग्मोइड कोलन बता दिया है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाइट जो मैंने ये बना रखा है, मुझे क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन एक ट्यूब की तरह है, ठीक है, एक ट्यूब की तरह है। अब उसमें क्या होता है, 3 बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे ऐसे इसमें बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इस बैंड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टीनिया कोलाई। क्या बोलते हैं इसको हम, टीनिया कोलाई, ठीक है। अब इसमें आप इस लार्ज इंटेस्टाइन में देखेंगे ये कैसे सेगमेंट की तरह आपको एक चीज़ नजर आ रही है, जैसे इसमें छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, सेगमेंट्स की तरह बने हुए हैं, ठीक है। पूरा इस तरह से क्या है, सेगमेंटेड फॉर्म में है। तो इसको हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा, ठीक है। दिस इज हॉस्ट्रा, ठीक है। अब बच्चों सीकम से अटैच यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे निकला हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सिंपल आप अपेंडिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर पूरा नाम ले तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और जो अपेंडिक्स में क्या है कि पहले के टाइम पे जब हम हर्बीवोर्स एनिमल्स जो आज के टाइम पे, या फिर पहले ह्यूमंस जब सिर्फ घास फूस खाते थे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें सेल्यूलोज का डाइजेशन करना पड़ता था। अभी तो हम पूरा कुक करके खाते हैं तो ऑलरेडी थोड़ा मतलब सही से फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट सेल्यूलोज का डाइजेशन उतना ज़्यादा करना नहीं होता है अब। तो अब ये हमारे में इतने यूज़ का नहीं है, लेकिन जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है, या फिर पहले के ज़माने में ह्यूमंस में भी ये काम की चीज़ थी। क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलोज का डाइजेशन कराती थी। अब हमें सेल्यूलोज को उतना डाइजेशन करना नहीं होता है, तो इसलिए हमारे में क्या हो गई है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन हो गई है।
वेस्टिजियल ऑर्गन हम किसे कहते हैं? जो कि कभी हमारे पूर्वजों में तो काम के रहे हों बट अब हम में वो काम के नहीं हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल क्या हो गया? अपेंडिक्स का। ठीक है, बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, हम अलग अलग जगह पे पढ़ते चले जाएंगे। एंड में आपको एक लिस्ट भी बनवा देंगे कि ह्यूमन बॉडी में कितने वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है। तो उनमें से एक वेस्टिजियल ऑर्गन क्या हो गया आपकी? ये अपेंडिक्स हो गई। ठीक है, आई गेस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक बच्चों हमने पूरा अपना लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज रेक्टम। व्हाट इज दिस? दिस इज रेक्टम। फिर रेक्टम के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा डिलीट कर रही हूँ, मैं गेस आप सब ने लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, यहाँ वाला मैं यहाँ वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा यहाँ इनलार्ज करके बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका रेक्टम वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद रेक्टम के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एनल कैनाल है। क्या है? एनल कैनाल। और इस एनल कैनाल के बाद फिर ये एंड पोर्शन क्या है? एनस का। ठीक है, रेक्टम आया, रेक्टम के बाद एनल कैनाल आई, फिर एनस आया जो कि हमारे एक्सटीरियर में ओपन कर जाता है। ठीक है, अब जो एनस जो होता है उसमें दो तरह के इंस्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंस्फिंक्टर्स वही बात हो गई जो कि क्लोज कर दे मसल ल्यूमेन को। ठीक है, तो एक होता है इंटरनल इंस्फिंक्टर जो कि थोड़ा अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, और एक होता है एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर जो कि थोड़ा बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। तो इंटरनल इंस्फिंक्टर जो होता है वो कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है, मतलब वो हमारे रेगुलेशन में नहीं रहता है, हम उसको कंट्रोल नहीं करते। लेकिन जो एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर होता है वो कैसा होता है? वो वॉलेंट्री होता है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, अब आई गेस यहाँ पे हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। अच्छा ठीक है बच्चों, एक चीज़ और है कि ये जो इलियम जो लास्ट पार्ट यहाँ पे ड्यूडेनम हो गया था, ऊपर जेजुनम हो गया था, फिर ये इलियम आया था। इलियम जो सीकम में खुल रहा है, इलियम जो सीकम में खुलता है वो भी एक चीज़ से रेगुलेटेड होती है, इसकी ओपनिंग भी, और इसको हम बोलते हैं इलियोसीकल वॉल्व। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलियोसीकल वॉल्व। What is this? This is ileocecal valve। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये वॉल्व लिख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे अब तक। तो ये कैसा होगा? ये कुछ लिड ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर होगा ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बच्चों इलियम का जो सीकम में ओपनिंग होता है वो किससे रेगुलेटेड होता है? इलियोसीकल वॉल्व से रेगुलेटेड होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। हमने स्टार्टिंग से पूरा सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ा था? बकल कैविटी पढ़ा था। दूसरा पार्ट क्या आया? हमने फेरिंग्स का डिस्कशन करा, ऑल्दो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बट फूड वहाँ से होकर के पास होता है, तो हमने फेरिंग्स का डिस्कशन करा। वहाँ हमने यूस्ट्रेशियन ट्यूब पढ़ा, फिर हमने ईसोफेगस पढ़ा। ईसोफेगस को हमने देखा कि वो डायफ्राम को पियर्स करके नीचे जाता है, जिस पॉइंट पे पियर्स करता है हम उसको क्या बोलते हैं? ईसोफेजियल हाइएटस बोलते हैं। ठीक है, फिर वो कहाँ ओपन करता है? स्टमक के कार्डियक पोर्शन में। अब स्टमक में कई सारी तरह की ग्लैंड्स थी, मतलब सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी, लेकिन अलग अलग पोर्शन में होने की वजह से उनके अलग अलग नाम थे। कितने पोर्शन थे स्टमक के? एक कार्डियक था, दूसरा जो डोम शेप था वो क्या था? फंडस था। अब बच्चों एक चीज़ और है कि जो फंडस होता है उसमें गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब फूड का डाइजेशन होता है उसमें जो गैस का प्रोडक्शन होता है, एंड ऑब्वियस सी बात है, आप सब समझते हैं कि गैस क्या होगी? ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो कहाँ जाएगी? वो डोम शेप ऑर्गन में, डोम शेप स्ट्रक्चर में ट्रैप कर जाएगी। तो फंडस में क्या प्रेजेंट होता है? गैस। कभी क्वेश्चन आ जाए कि स्टमक के किस पार्ट में गैस प्रेजेंट होती है, तो अब आप बता सकते हैं कि फंडस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो स्टमक के जितने पोर्शन थे क्या हो गए? पहला जहाँ पे ईसोफेगस ओपन हुआ वो कार्डियक, फिर आपका फंडस हो गया। फिर जो मेन पोर्शन था जहाँ पे फूड स्टोरेज होता है, जहाँ पे फूड एक्चुअल डाइजेशन होता है, वो कौन सा पार्ट था? वो बॉडी का हो गया। और लास्ट पार्ट क्या हमने देखा था? वो पाइलोरस हो गया था, जिसमें पहला पोर्शन हमने एंट्रम बोला और आखिरी का पोर्शन हमने कैनाल बोला। फिर वहाँ पे पाइलोरस जो था
वो आपका ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में ओपन हुआ, और किस चीज़ से रेगुलेटेड था वहाँ पे, ये रेगुलेशन हुआ इसका पाइलोरिक इंस्फिंक्टर के थ्रू, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ड्यूडेनम आया, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजनम आए और इलियम आए, ठीक है। अब ये इलियम कहाँ आकर के ओपन हुआ, सीकम एक ब्लाइंड सैक में ओपन हुआ, और इसकी ओपनिंग किससे रेगुलेटेड थी, इलियोसीकल वॉल से। नाम से ही समझ में आ रहा है भैया, इलियो वर्ड जो है वो इलियम के लिए यूज़ कर रहे हैं, सीकल वर्ड जो है वो सीकम के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये इंस्फिंक्टर नहीं बल्कि वॉल्व है, तो हमने यहाँ वॉल्व लगाया, ठीक है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो गए आपका। सबसे पहले ये हो गया कोलन, फिर सीकम हो गया, फिर आया आपका कोलन, और फिर ये आ गया आपका रेक्टम, ठीक है। और इसमें जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर थे वो टीनिया कोलाई हो गए, जो एक एक सेगमेंट था वो हॉस्ट्रा हो गया। फिर ये आकर के ओपन हुआ रेक्टम में, रेक्टम क्या हो गया, एक स्टोरेज पार्ट हो गया, ठीक है। रेक्टम के बाद आता है एनल कैनाल, एनल कैनाल के बाद आता है एनस, जो कि हमारी एक्सटीरियर में हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अपने पूरे एलिमेंट्री कैनाल का अच्छे से डिस्कशन पूरा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे बाद में, ठीक है। तो बच्चों, आपने जितना भी चीज़ अभी मैंने यहाँ पे जितने भी कंटेंट आपको पढ़ाया है वो सारा कंटेंट आप एक बार ज़रूर से एनसीईआरटी से पढ़ लें, ठीक है। देखो बच्चों, नीट में क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी से ही आने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इतना सारा डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हैं हम उसको समझ पाएँ, ठीक है। ये हमारा मेन नहीं है, हमारा मेन क्या है, हमारी एनसीईआरटी बुक। हम इस पूरे को इसीलिए सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम एनसीईआरटी में लिखी लाइनें समझ पाएँ। एनसीईआरटी भी इतनी आसान किताब नहीं है, दिखने में वो पतली सी लगती है, लेकिन अगर आपको नीट निकालना है, अगर आपका टारगेट है कि भाई डॉक्टर बनना है, तब तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप यूपी बोर्ड से हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आप हिंदी मीडियम से, इससे कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चंस आपके मेनली मैक्सिमम पार्ट आपका कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी की किताब से ही आएगा, इसलिए आपको वो पढ़नी पड़ेगी। जिस पोर्शन तक मैंने पढ़ा दिया है वहाँ तक आप उसको पढ़ें। कोई प्रॉब्लम होती है मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच।